नागिन के दोनों बच्चे सफेद सांप और काला सांप अपने मिट्टी के बिल से दूर नदी किनारे जाके खेलने लगते हैं। तभी जंगल के रास्ते पर हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। आजकल कोई सांप के खेल देखना नहीं चाहता। जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ उससे बस 2 दिन का गुजारा होगा। जल्दी चलना होगा, घर अभी भी बहुत दूर है और आसमान को देख के लगता है कि अभी तूफान आने वाली है। मणिपुर जंगल के रास्ते से दिनेश सपेरा अपने गांव लौट रहा था। तभी अचानक तेज तूफान शुरू होता है। आसमान में बिजली कड़कने लगी, जोर जोर से हवा चलने लगी और उसी के साथ तेज बारिश भी शुरू होती है। अरे बाप रे, काफी तेज तूफान आ गया। पूरा जंगल की पेड़ हिल रहा है और आसपास कहीं रुकने की भी जगह नहीं। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तेज बारिश में हम दोनों बिल में कैसे लौटेंगे? मैंने तो पहले ही कहा था दीदी, हमें दूर जाना ठीक नहीं होगा। अब माँ हमें बहुत डांटेगी। ठीक तभी तेज तूफान में एक पेड़ की टहनी टूटकर सफेद सांप पर गिर जाती है। भाई मुझे बचा भाई, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भाई मुझे बचा ले भाई। दीदी तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से निकाल लूंगा। तू चिंता मत कर दीदी, तू चिंता मत कर। ये कहकर काला सांप अपनी सिर से टहनी को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन काला सांप टहनी को जरा सा भी हिला नहीं पाया। कोई बचाओ, कोई मेरी दीदी को बचाओ, कोई बचाओ। सफेद और काले सांप की रोने की आवाज नदी की गहराइयों में 3 सिरों वाली जलपरी के कानों तक पहुंचती है। उधर तक इच्छाधारी नागिन, मुझे जल्दी से अपने बिल में लौटना होगा। इस तेज बारिश और तूफान में ना जाने मेरे बच्चे बिल में घुसे हैं या नहीं। नागिन अपने बच्चे की चिंता करते हुए तेजी से अपने बिल की ओर लौटने लगी। तभी वो देखती है कि जंगल के रास्ते से एक सपेरा जा रहा है। अरे, इस जंगल में सपेरा, अगर उसने मुझे देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इससे छुपते हुए मुझे लौटना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे बारिश और तूफान शांत हो जाता है। नागिन जब अपनी मिट्टी के बिल तक पहुंचती है तो देखती है कि पूरा घर तहस नहस हो गया है और उसके बच्चे भी वहां नहीं हैं। हे भगवान, मेरा घर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए? बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ हो? इच्छाधारी नागिन अपने बच्चे को पुकारते हुए जंगल के चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगी। ठीक तभी दोनों सांपों की रोने की आवाज सुनकर नदी के ऊपर आती है 3 सिरों वाली जलपरी। ये क्या? ये सांप तो टहनी के नीचे फंसा हुआ है। तुम दोनों कौन हो? कहाँ से आए? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचा लो। 3 सिरों वाली जलपरी, मेरी दीदी को बचा लो। उसके ऊपर से ये टहनी हटा दो। ठीक है, अभी मैं अपनी जादुई शक्तियों से इस टहनी को हटा देती हूँ। ये कहकर 3 सिरों वाली जलपरी अपनी जादुई शक्ति से पेड़ की उस टहनी को सफेद सांप के ऊपर से आसानी से हटा देती है, लेकिन चोट लगने के वजह से सफेद सांप के शरीर से खून बहने लगता है। भाई, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। 3 सिरों वाली जलपरी, कृपया हमें घर पहुंचा दीजिए। मेरी दीदी अब चल नहीं पा रही। मैं पानी से बाहर जमीन पर नहीं आ सकती, नहीं तो मैं खुद तुम्हें घर पहुंचा देती। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। तभी 3 सिरों वाली जलपरी देखती है कि रास्ते से एक आदमी गुजर रहा है। भैया, ओ भैया, जरा इधर तो आओ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? नदी में तो 3 सिरों वाली जलपरी है और वो मुझे बुला रही है। हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी मदद कीजिए। वो जलपरी कह रही है कि वो मुसीबत में है। चलो
जाके देखते हैं। दिनेश सपेरा जलपरी के पास जाता है और कहता है, जलपरी, कहिए आपको कैसी मदद की जरूरत है? उधर देखो, इस सफेद सांप के ऊपर तूफान में पेड़ की टहनी गिर गई थी, जिससे ये घायल हो गया। अब ये चल नहीं सकता। तुम इसे और इसके भाई को इनके घर पहुंचा दोगे? बस इतनी सी बात, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी उन्हें उनके बिल तक पहुंचा देता हूँ। ये कहकर दिनेश सपेरा दोनों सांपों को लेकर उनके बिल की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर देखता है कि उनके मिट्टी का घर बर्बाद हो चुका है और नागिन माँ भी वहां नहीं है। अब मैं क्या करूं? सफेद सांप, काला सांप, ये देखो तुम्हारा घर टूट गया है और तुम्हारी माँ भी यहाँ नहीं है। उधर इच्छाधारी नागिन अपने बच्चों को ढूंढते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाती है और वहां देखती है खून के निशान, और खून की गंध से नागिन समझ जाती है कि ये किसकी खून है। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? किसने किया ऐसा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। इच्छाधारी नागिन के रोने की आवाज सुनकर वो जलपरी पानी के ऊपर आती है और वो नागिन को पूरी घटना बताती है। मेरे कहने पर वो इंसान तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बिल पर छोड़ने के लिए गया है। 3 सिरों वाली जलपरी, आपका शुक्रिया, लेकिन अनजाने में एक सपेरे के हाथ मेरे बच्चे को सौंप दिया। सपेरा सांपों का शिकार करता है। ये कहकर नागिन जल्दी से अपनी बिल की तरफ दौड़ पड़ती है और देखती है कि सपेरा और उसकी बच्चे वहाँ नहीं है। तब तक दिनेश सपेरा नागिन के 2 बच्चे सांपों को लेकर अपने घर चला जाता है। भाग्यवान, भाग्यवान, जल्दी वो जड़ी बूटी इधर लेके आओ। जड़ी बूटी क्यों चाहिए? क्या हुआ तुम्हें? कहीं किसी सांप ने काट तो नहीं लिया? नहीं भाग्यवान, ये देखो, इस सफेद सांप को गहरी चोट लगी है। अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। इसके बाद सपेरा विशेष जड़ी बूटी को सफेद सांप के घाव पर लगा देता है। उधर तब इच्छाधारी नागिन, मैं उस सपेरे के शरीर की गंध यहीं से महसूस कर रही हूँ। वो इसी रास्ते से गया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए इच्छाधारी नागिन दिनेश सपेरे की गंध का पीछा करते हुए उसके घर की तरफ जाने लगी। ये चीज तो निश्चित रूप में बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं अभी जाकर इसे डांस के मार देता हूँ, फिर हम सब मिलकर इसे मजे से खाएंगे। ये कहते हुए किंग कोबरा जैसे ही मणिमाला को डसने की कोशिश करता है, नील सागर की गहराइयों में मत्स्यकन्या नीनी समुद्री प्रवालों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक एक खतरनाक जहरीली सांप पीछे से आकर नीनी के हाथ पर डस लेता है। इसके बाद मत्स्यकन्या नीनी मत्स्यरानी मणिमाला के पास जाकर सब कुछ बताती है। मणिमाला देखती है कि धीरे धीरे नीनी के पूरे हाथ में जहर फैल रहा है। अरे ये तो किसी जहरीला सांप ने काटा है और इसका जहर धीरे धीरे तेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और देर करना सही नहीं होगा। हमें तुरंत जल देवता के पास जाना चाहिए। वो जरूर इस जहर को निकालने का कोई ना कोई उपाय बता देंगे। ये कहते हुए मणिमाला नीनी को लेकर जल देवता के पास जाती है और उन्हें सारी घटना बताती है। इसके बाद जल देवता सांप के डंक का निरीक्षण करते हुए कहते हैं, ये तो कोई साधारण जहर नहीं लगता। ये एक भयानक प्रजाति का जहरीला सांप ने काटा है जो हमारा जल राज्य का नहीं है। इस जहर का दवा हमारा जल राज्य में किसी के पास नहीं है। जल देवता आप ये क्या कह रहे हैं? अब हम क्या करें? मुझे माफ कर दो मणिमाला, इस जहर को उतारने का कोई उपाय मेरे पास भी नहीं है।
मैं केवल तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इस जहर को अगर जल्दी निकाला नहीं गया तो तुम नीनी को नहीं बचा पाओगी। ये सुनकर मणिमाला जलपरी बहुत रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे जहर नीनी के पूरे शरीर में फैलने लगता है। रास्ते में उनकी मुलाकात इलेक्ट्रिक रे मछली के साथ होती है। तब इलेक्ट्रिक रे, क्या हुआ मत्स्यरानी मणिमाला, तुम इस तरह रोते रोते कहाँ जा रही हो? देखो ना, इलेक्ट्रिक रे मछली मेरी बेटी नीनी को एक जहरीला सांप ने काट लिया है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अच्छा, क्या तुम अपनी बिजली से उसके घाव को जलाकर उसे ठीक कर सकते हो? तब इलेक्ट्रिक रे मछली नीनी के हथेली पर जहरीली डंक की निशानी देखते हुए कहती है, हे भगवान, ये तो बहुत जहरीला सांप ने काटा है। इस सांप के डसने से जल राज्य के कई जीव मर चुके हैं। सिर्फ मैं ही नहीं जलपरी मणिमाला, इस जल राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस जहर को उतर सकता है। अगर ये जहर ज्यादा देर तक नीनी के शरीर में रहेगा तो नीनी, तो अब क्या होगा? जलपरी मणिमाला, तुम मेरे साथ जादूगरनी के पास चलो। वो नीनी के शरीर से ये जहर नहीं भी उतर सकती तो फिर भी तुम्हें इसका कोई ना कोई उपाय बता देगी। फिर वो सभी मिलकर जादूगरनी के पास जाते हैं और उसे सारी घटना बताते हैं। इस जहर को उतरने का केवल एक ही उपाय है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे बताइए, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। इस जहर को केवल एक इच्छाधारी नागिन ही उतर सकती है और वो नागिन स्थल भाग के एक दुर्गम गुफा में रहती है, लेकिन मुझे उसका ठिकाना नहीं पता। तो अब मैं उस इच्छाधारी नागिन तक कैसे पहुंच पाऊंगी? तुम चिंता मत करो मणिमाला, तुम जादुई मोती की मदद से मानव रूप धारण करके स्थल भाग पर जाओ। वहाँ तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगी। जादूगरनी के कहे अनुसार मणिमाला नीनी को लेकर वहाँ से चली जाती है और जादुई मोती की मदद से मानव रूप धारण करके स्थल भूमि की ओर चल पड़ते हैं। कई कठिन रास्ते पार करने के बाद भी उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता। अंत में थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मुझसे अब और सहन नहीं हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते ही नीनी बेहोश हो जाती है। अरे मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? आंखें खोल बेटी, कोई है? आसपास कोई है? मेरी मदद करो, नहीं तो मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगी। तभी उसी रास्ते से टुनी चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी और मणिमाला के पास आके टुनी कहती है, मत्स्यरानी मणिमाला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ बैठकर ऐसे क्यों रो रही हो? और नीनी, उसे क्या हुई? और उसके शरीर नीली क्यों पड़ गई? तब मणिमाला टुनी चिड़िया को सारी बातें बताती है। फिर टुनी चिड़िया, तुम जल्दी से मेरे साथ प्रकृति देवी के पास चलो, वो जरूर तुम्हें इच्छाधारी नागिन की पता बता देगी। फिर मणिमाला नीनी को उठाकर टुनी चिड़िया के साथ प्रकृति देवी के पास जाती है। सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी कहती है, लेकिन मणिमाला, वो इच्छाधारी नागिन एक दुर्गम गुफा में रहती है और उस गुफा तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। एक विशाल जंगल पार करने के बाद एक तेज नदी को पार करके ही तुम वहां पहुंच पाओगी। आज तक कोई भी उस गुफा के सामने तक नहीं पहुंच पाया है। प्रकृति देवी, मुझे उस गुफा तक पहुंचना ही होगा। मेरी बेटी की जिंदगी की कीमत उससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है मणिमाला, तो तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। फिर कुछ दूर तक चलने के बाद एक नदी मिलेगी और उस नदी को पार करते ही तुम इच्छाधारी नागिन की गुफा तक पहुंच जाओगी और मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर प्रकृति देवी के कहे अनुसार मणिमाला चल पड़ती है।
यात्रा के दौरान उसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रकृति देवी के आशीर्वाद से वो सभी मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार नदी तक पहुंच जाती है। इसके बाद अपने जादुई मोती की मदद से फिर से जलपरी का रूप धारण कर नदी पार करने लगती है। फिर नदी पार करके पानी से सिर उठाते ही वो एक गुफा के सामने पहुंचती है। वो देखो, सामने एक गुफा दिख रहा है। जरूर वो इच्छाधारी नागिन की ही गुफा होगी। फिर से मणिमाला मानव रूप धारण करके नीनी को लेकर गुफा के सामने जाती है और कहती है, नागिनी, नागिनी, कृपया बाहर आइए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मणिमाला की आवाज सुनकर इच्छाधारी नागिन अपने कुछ चेले के साथ बाहर आती है। कौन है तू? तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरी गुफा के सामने आ गई। आज से पहले कोई भी मेरी गुफा तक आ नहीं पाए। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरी बेटी के शरीर से सारा जहर निकलकर उसे ठीक कर दीजिए। कौन है तू? अपनी असली पहचान बता। कोई आम इंसान तो इस नदी को पार करके मेरी गुफा तक नहीं आ सकता। तुरंत अपने असली रूप में आ जा। नागिन की बात सुनकर मणिमाला अपना असली जलपरी का रूप धारण करती है और नीनी को भी मत्स्य कन्या के रूप में ले आती है। मणिमाला और नीनी के मत्स्य मानव रूप को देखकर नागिन का एक चेला कहता है, अरे मछली के पूंछ के साथ मानव शरीर, ये जीव तो निश्चित रूप में बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं अभी जाकर इसे डांस के मार देता हूँ, फिर हम सब मिलकर इसे मजे से खाएंगे। ये कहते हुए किंग कोबरा जैसे ही मणिमाला को डसने की कोशिश करता है। किंग कोबरा, मेरी अनुमति के बिना तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे डसने की? तुरंत यहाँ से निकल जा। किंग कोबरा वही रुक जाता है। तब नागिन मणिमाला से कहती है, समझ गई, तू नील सागर की गहराइयों से आई है। यहाँ स्थल भूमि पर मेरी दुर्लभ नागमणि छिपाते छिपाते मैं थक चुकी हूँ। इसीलिए मैंने एक सुरक्षित विशाल राज्य बनाने के लिए नील सागर के जल राज्य में कुछ जहरीले सांप सैनिकों को भेजा था। उन्हीं में से किसी ने गलती से तेरी बेटी को डस लिया होगा। मैं तेरी बेटी का जीवन वापस दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है नागिनी? आप बताइए, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे सैनिक नील सागर के जल राज्य में राज्य बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। स्थल भाग के जीव होकर जल राज्य में उनकी शक्ति कम हो जाती है। नील सागर के उत्तर दिशा का विशाल जल भाग खाली पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ मेरे लिए एक राज्य बनाया जाए। ऐसा ही होगा नागिनी, मैं जल राज्य लौटकर सारी व्यवस्था कर दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आपके सारे जहरीले सांप हमारे जल राज्य के किसी भी जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। जैसे तुम नील सागर के दक्षिण भाग में रहती हो, वैसे ही मैं उत्तर भाग में रहूंगी और आजीवन मैं और मेरे सैनिक तुम्हारे राज्य पर हमला नहीं करेंगे। हम मित्र बन के रहेंगे। इसके बाद नागिनी नीनी के शरीर से सारा जहर निकलकर उसे ठीक कर देती है। फिर मणिमाला नील सागर के जल राज्य में लौटती है और सबको सारी घटना बताती है और नागिन के आदेश